हेलो फ्रेंड्स, सेवन ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से बीपीएससी बिहार स्पेशल का 7000 प्लस प्रश्नों के सीरीज को लेकर आगे आया हूं। दोस्तों, आज हम लोग मरणोत्तर बिहार से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। मरणोत्तर बिहार और गुप्तकालीन बिहार के प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। दोस्तों, इससे जितने भी प्रश्न बनते हैं इन सभी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, अगर हमारे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है कि पुष्यमित्र शुंग ने कब शुंग वंश की स्थापना की। तो इसका ऑप्शन है 185 ईस्वी पूर्व, 187 ईस्वी पूर्व, 189 ईस्वी पूर्व, 192 ईस्वी पूर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 185 ईस्वी पूर्व पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया था। अगला सवाल है कि ध्यानदेव के अयोध्या लेख से किस वंश से संबंधित जानकारी मिलती है। तो इसका ऑप्शन है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश और शुंग वंश। तो ध्यानदेव के अयोध्या लेख से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है कि कहाँ के गरुड़ स्तंभ लेख से शुंग वंश की जानकारी मिलती है। तो इसका ऑप्शन है बेसनगर, चित्तौड़, वैशाली या बल्भी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेसनगर से गरुड़ स्तंभ प्राप्त हुआ जिसमें शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलता है। अगला प्रश्न है कि मालविकीनिमित्रम किसकी रचना है। इसका ऑप्शन है नागसेन, अश्वघोष, अमरसिंह या कालिदास। इसका सही उत्तर हो जाएगा कालिदास का रचना है मालविकाग्निमित्रम। अगला सवाल है कि महाभारत के रचनाकार कौन थे। तो इसका ऑप्शन है पतंजलि, कालिदास, अश्वसेन या ब्रह्मदेव। इसका सही उत्तर हो जाएगा महाभारत के रचनाकार जो है वो पतंजलि थे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसकी रचना से शुंग वंश की जानकारी मिलती है। तो मेघदूत से या मालविकाग्निमित्रम से या महाभाष्य से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, मतलब मालविकाग्निमित्रम और महाभाष्य से शुंग वंश की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है कि पुष्यमित्र शुंग ने किसके आक्रमण से मगध की रक्षा की। इसका सही उत्तर हो जाएगा यवनों की आक्रमण से पुष्यमित्र शुंग ने मगध की रक्षा किया था। अगला सवाल है कि पुष्यमित्र शुंग ने किसके साथ युद्ध में विजय प्राप्त की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विदर्भ और यवन के साथ युद्ध में विजय प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है कि पुष्यमित्र शुंग के बाद मगध का शासक कौन बना था। इसका ऑप्शन है कुलांगमित्र, अग्निमित्र, देवमित्र, इंद्रमित्र। तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों हो जाएगा अग्निमित्र जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के बाद मगध का शासक बने थे। अगला सवाल है कि अग्निमित्र निम्न में से किसके नाटक का नायक था। इसका सही उत्तर हो जाएगा कालिदास के नाटक का एक नायक थे। अगला सवाल है कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इसका ऑप्शन है ब्राह्मभूति, देवभूति, नामभूति या इंद्रभूति। तो शुंग वंश का अंतिम शासक जो है दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा देवभूति जो थे वो शुंग वंश का अंतिम शासक थे। अगला सवाल है कि देवभूति की हत्या किसने की थी। तो इसका ऑप्शन है नागसेन, वसुमित्र, देवमित्र या इंद्रमित्र। किसने हत्या की थी देवभूति की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वसुमित्र ने देवभूति की हत्या किया था। अगला सवाल है कि शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी। तो ऑप्शन है वैशाली, नालंदा, पाटलिपुत्र, बल्भी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों शुंग वंश की जो राजधानी था वो पाटलिपुत्र थी।
अगला सवाल है कि किसने 84,000 बौद्ध स्तूपों को नष्ट कर दिया था। तो इसका ऑप्शन है शशांक, अशोक, ब्रह्मगुप्त या पुष्यमित्र शुंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग ने 84,000 स्तूपों को नष्ट किया था। दोस्तों शशांक ने भी बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाया था। अगला सवाल है कि पुष्यमित्र शुंग ने कहाँ के स्तूपों को भव्य बनवाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भरहुत, बोधगया और सांची के स्तूपों को भव्य बनवाया था। अगला सवाल है कि शुंग वंश के शासन काल में स्वर्ण मुद्राएं को क्या कहा जाता था। दिनार, निष्क, स्वर्ण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। दिनार भी कहा जाता था, निष्क भी कहा जाता था और स्वर्ण भी कहा जाता था। अगला सवाल है कि शुंग वंश के शासन काल में तांबे की मुद्रा को क्या कहा जाता था। तो तांबे की मुद्रा को क्या कहा जाता था। ऑप्शन में है आहत, धारण, कार्षपन या निष्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्षपन कहा जाता था तांबे के सिक्के को। अगला सवाल है कि शुंग वंश के शासन काल में चांदी की मुद्रा को क्या कहा जाता था। तो इसका ऑप्शन है धारण, धरा या पुराण। या ऑप्शन में ए या सी दिया ऑप्शन डी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चांदी के मुद्रा को शुंग वंश के शासन काल में क्या कहा जाता था। तो धारण कहा जाता था और पुराण कहा जाता था चांदी के सिक्के को। अगला सवाल है कि किस वंश के शासन काल में भागवत धर्म का उदय हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शुंग वंश के शासन काल में भागवत धर्म का उदय हुआ था। अगला सवाल है कि शुंगकालीन वास्तुशिल्प के उत्कृष्ट नमूने कहाँ से प्राप्त हुए हैं। नालंदा से प्राप्त हुए हैं कि वैशाली से या बोधगया से या पाटलिपुत्र से। ये चार ऑप्शन दिया हुआ है। ये चार ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोधगया से प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल है कि बोधगया के विशाल मंदिर के चारों ओर एक छोटी पाषाण वेदिका मिलती है। यह किस काल की है। जिसका ऑप्शन ए है हर्यक वंश का, शिशुनाग वंश का, शुंग वंश का या मौर्य वंश का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शुंग वंश के शासनकाल का मिलता है। अगला प्रश्न है कि शुंग वंश के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ। तो शुंग वंश के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ। तो इसका पहला ऑप्शन यह है कण्व वंश, हर्यक वंश, नंद वंश या मौर्य वंश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कण्व वंश का स्थापना हुआ शुंग वंश के बाद। अगला सवाल है कि कण्व वंश का संस्थापक कौन था। तो ऑप्शन है वासुदेव, नागार्जुन, कुणाल, वसुमित्र। तो कण्व वंश के जो संस्थापक थे वो वासुदेव थे। अगला सवाल है निम्न से कौन कण्व वंश का शासक नहीं था। तो इसका वासुदेव दिया हुआ, भूमिमित्र दिया हुआ, नारायण दिया हुआ और सुशर्मन यहाँ पर हो जाएगा सुशर्मन। तो ये तीनों जो थे चारों जो है वो कण्व वंश के शासक ही है। वासुदेव भी, भूमिमित्र भी, नारायण भी और सुशर्मन भी कण्व वंश का शासक ही है। अगला सवाल है कण्व वंश का आखिरी शासक कौन था। तो कण्व वंश का आखिरी शासक जो थे वो सुशर्मन थे। अगला सवाल है कि सुशर्मन की हत्या किसने की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सुशर्मन की हत्या जो है वो सिमुक द्वारा किया गया। सिमुक ने सुशर्मन की हत्या किया था। अगला सवाल है कण्व वंश का शासन काल कब से कब तक रहा। तो कण्व वंश का शासन काल कब से कब तक रहा दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 72 ईस्वी पूर्व से 27 ईस्वी पूर्व। कहीं कहीं देता है 75 ईस्वी पूर्व से 30 ईस्वी पूर्व। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा दोस्तों, जो 72 से 27 ईस्वी पूर्व तो ये लगाइएगा, और जो 75 से 30 ईस्वी पूर्व है तो ये भी ऑप्शन में लगा सकते हैं। अगला सवाल यह है कि कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी। तो कुषाण वंश की स्थापना जो है कुजुल कटफिसस ने किया था। अगला सवाल है कि कुषाण वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था।
तो इसका ऑप्शन है डीम कडकफिशस, कुजुल कडकफिशस, कनिष्क या देव कडकफिशस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कनिष्क जो थे वो कुषाण वंश के सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे शक्तिशाली शासक थे। अगला सवाल यह है कि कनिष्क कब शासक बना। तो कनिष्क कब गद्दी पर बैठा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 75 ईस्वी में कनिष्क गद्दी पर बैठा था। अगला सवाल है कि निम्न में से कहाँ कनिष्क की राजधानी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुरुषपुर जो है कनिष्क की राजधानी थी। अगला सवाल है कि कनिष्क ने अपने क्षेत्र विस्तार के क्रम में कहाँ तक जीत हासिल किया था, उज्जैन, काशी, अंग या मगध तक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मगध तक जीत हासिल किया था। अगला सवाल है कि कनिष्क किस बौद्ध विद्वान को अपने साथ ले गया था। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों बुद्ध घोष, नागसेन, अश्वघोष या ब्रह्मदत्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अश्वघोष को कनिष्क अपने साथ ले गया था। अगला सवाल है कि कुषाणों के पतन के बाद किसने मगध पर शासन किया। तो ऑप्शन है शुंग ने, कण्वों ने या मौर्यों ने या लिच्छवियों ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिच्छवियों ने कुषाण के पतन के बाद मगध पर शासन किया था। अगला सवाल है दोस्तों गुप्तकालीन बिहार से। तो गुप्तकालीन बिहार से पहला प्रश्न है दोस्तों कि किस सदी के प्रारंभ में गुप्त वंश की स्थापना के साथ ही मगध ने अपनी ख्याति पुनः अर्जित कर लिया। तो प्रथम सदी में, द्वितीय सदी में, तृतीय सदी में या चतुर्थ सदी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा चतुर्थ सदी में गुप्त वंश के स्थापना के बाद मगध ने पुनः अपना ख्याति प्राप्त किया। अगला सवाल है कि प्रारंभिक गुप्त शासकों ने कहाँ अपनी राजधानी बनाई थी। तो ऑप्शन है वैशाली में, बोधगया में, पाटलिपुत्र में, नालंदा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पाटलिपुत्र में गुप्त शासकों ने अपनी राजधानी बनाई थी। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्न में से कौन गुप्त वंश का संस्थापक था। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे। तो ऑप्शन है ब्रह्मगुप्त, देवगुप्त, सामगुप्त या श्रीगुप्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, श्रीगुप्त जो थे वो गुप्त वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गुप्त वंश की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन है 248 ईस्वी में, 245 ईस्वी में, 242 ईस्वी में या 240 ईस्वी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 240 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम का पिता था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन अनुसार श्रीगुप्त थे, ब्रह्मगुप्त थे, देवगुप्त थे या घटोत्कच थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम का पिता घटोत्कच थे। अगला सवाल है कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो ऑप्शन है ब्रह्मगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम को, श्रीगुप्त को या समुद्रगुप्त को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला सवाल है कि चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल कब से कब तक था। तो ऑप्शन है एक 319 से 335 ईस्वी, 322 से 335 ईस्वी या 325 से 335 ईस्वी या 328 से 340 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 319 ईस्वी से लेकर के 335 ईस्वी तक चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल था। अगला सवाल यह है कि कब गुप्त संवत प्रारंभ हुआ। तो गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ दोस्तों। तो इसका ऑप्शन है 318 ईस्वी, 319 ईस्वी, 320 ईस्वी या 321 ईस्वी। तो कब प्रारंभ हुआ गुप्त वंश। तो गुप्त वंश जो है, गुप्त संवत जो है वो 319 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। जब से चंद्रगुप्त प्रथम ने शासन किया तब से गुप्त संवत का प्रारंभ माना जाता है। अगला सवाल है कि गुप्त संवत का संबंध किस संवत से माना जाता है। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों शक संवत से, ब्रह्म संवत से, काशी संवत से या बल्लभी संवत से।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बल्लवी संवत से गुप्त संवत का संबंध माना जाता है। अगला सवाल है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो ऑप्शन है राजा, राज्य राजा का, राजाधिराज का, महाधिराज का या महाराजाधिराज का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, महाराजाधिराज का उपाधि धारण किए थे चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला सवाल है कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का शासक कौन बना था? तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का शासक कौन बने? ब्रह्मगुप्त, समुद्रगुप्त या नरसिंहगुप्त या देवगुप्त। इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का शासक जो है वो समुद्रगुप्त बने थे। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि समुद्रगुप्त का शासनकाल कब से कब तक था? तो ऑप्शन है 335 से 375, 333 से 373, 330 से 370, 328 से 368। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 335 से लेकर 375 ईस्वी तक समुद्रगुप्त का शासनकाल रहा। इसको आसानी से ऑप्शन छाट सकते थे दोस्तों अगर जो हमें पता होता कि चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल कब से कब तक था। तो चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल 319 से 335 ईस्वी तक था। और चंद्रगुप्त के बाद कौन शासक बने? तो समुद्रगुप्त बने। तो समुद्रगुप्त कब से बनेंगे? तो 335 के बाद ही से न बनेंगे। तो 335 वाला ऑप्शन जहां पे दिखता वहां पे मार देते, ऑप्शन से ही छाट देते दोस्तों, एक याद रहता तो। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस गुप्त शासक की जानकारी प्रयागप्रस्थी से मिलती है? तो प्रयागप्रस्थी से किस शासक की जानकारी मिलती है? चंद्रगुप्त प्रथम का, श्रीगुप्त का या समुद्रगुप्त का, घटोत्कच का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रयागप्रस्थी से जो है वो समुद्रगुप्त प्रथम का के बारे में जानकारी मिलती है, जिसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम को, श्रीगुप्त को, घटोत्कच को या समुद्रगुप्त को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम गंगा यमुना दोआब क्षेत्र के शासकों को पराजित कर अपने राज्य में मिला लिया? जिसका सही ऑप्शन जो है दोस्तों समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या घटोत्कच। इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त ने गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में को जीतकर उसे अपने राज्य में मिला लिया था। अगला सवाल है कि समुद्रगुप्त ने किससे पराजित किया था? मौर्यों को पराजित किए, शक को पराजित किए, कुषाण को पराजित किए या ऑप्शन डी में दिया बी और सी को पराजित किए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी को। शक को पराजित किए और किसको पराजित किया? कुषाण को पराजित किए थे समुद्रगुप्त ने। अगला सवाल है कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ श्रीगुप्त, ब्रह्मगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या भीमगुप्त। तो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी जो है दोस्तों वो चंद्रगुप्त द्वितीय बने थे। अगला सवाल है कि निम्न में से किस राज्य को चंद्रगुप्त द्वितीय ने जीता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसे जीता? आंध्रा को जीता, सौराष्ट्र को जीता या मालवा को जीता या ऑप्शन डी बी और सी को जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सौराष्ट्र और मालवा को जीता था। अगला सवाल है कि निम्न में से किस गुप्त शासक के शासन काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो किस गुप्त शासक के शासन काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम को, श्रीगुप्त को, समुद्रगुप्त को या चंद्रगुप्त द्वितीय को? जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला सवाल है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारियों को
चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारियों को किन विदेशी आक्रमणकारियों का सामना करना पड़ा था? तो इसका ऑप्शन है शक का, पहलव का, हुन का या कुषाण का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हुनों का आक्रमण चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी को सामना करना पड़ा था। अगला सवाल है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक था? तो इसका ऑप्शन है 380 से 380 से 400, 377 से 404, 375 से 412 या 373 से 415। तो ये भी ऑप्शन से हम लोग छाट सकते हैं दोस्तों। और जब शुरू से देखें तो चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल कब से कब तक था? तो 319 से लेकर के 335 तक। और समुद्रगुप्त का शासनकाल कब से कब तक था? तो 335 से लेकर के 375 तक। तब समुद्रगुप्त के बाद कौन शासक बने? तो चंद्रगुप्त द्वितीय बने। तो कब से बनेंगे? तो 375 के बाद से ही ना। तो 375 के बाद वाला कौन है? ऑप्शन सी, 375 से लेकर के 412 ईस्वी तक कौन शासन करेंगे? चंद्रगुप्त द्वितीय करेंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि किस हुन शासक ने पाटलिपुत्र पर चढ़ाई कर दी थी? तो किस हुन शासक ने पाटलिपुत्र पर चढ़ाई की? तो ऑप्शन ए है देवभूति, देवमित्र, कुणाल सेन या महिरकुल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, महिरकुल ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, चढ़ाई कर दिया था। महिरकुल जो कौन शासक थे? तो हुन शासक थे। अगला सवाल है कि महिरकुल ने किस गुप्त शासक को पराजित किया था? तो नरसिंह गुप्त, बाल द्वितीय को या श्रीगुप्त को या उपगुप्त को या देवगुप्त को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नरसिंह गुप्त बाल द्वितीय को महिरकुल के ने गुप्त शासक को पराजित किया था। अगला सवाल है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी के मध्य तक किसके क्षेत्र पर परिवर्तित गुप्त शासक का नियंत्रण था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मगध के क्षेत्र पर नियंत्रण था। अगला सवाल है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ क्षेत्रों पर किस वंश की सत्ता परिवर्तित गुप्त शासकों के समय स्थापित हो गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मखौरी शासकों का सत्ता स्थापित किया था। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन गुप्तकालीन प्रमुख विद्वान थे? तो गुप्तकालीन प्रमुख विद्वान कौन थे? वराहमिहिर थे, आर्यभट्ट थे या ब्रह्मगुप्त थे या ऑप्शन डी, ए, बी और सी तीनों थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्राह्मण, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त, ये तीनों जो विद्वान थे वो गुप्तकालीन विद्वान थे। अगला सवाल यह है कि नालंदा महाविहार की स्थापना किस काल में हुई थी? तो नालंदा महाविहार की स्थापना कब हुई थी? मौर्य काल में हुई या गुप्त काल में हुई या मौखरी काल में या पाल काल में? तो किसके काल में हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्त काल में नालंदा महाविहार की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है कि नालंदा महाविहार के संस्थापक कौन है? तो नालंदा महाविहार के संस्थापक कौन है? समुद्रगुप्त है, श्रीगुप्त है या चंद्रगुप्त प्रथम है या कुमारगुप्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नालंदा महाविहार के संस्थापक कौन थे? तो कुमारगुप्त थे। अगला सवाल है किसके शासनकाल में फहियान भारत आया था? तो इसका ऑप्शन है श्रीगुप्त के शासनकाल में, चंद्रगुप्त के शासनकाल में, समुद्रगुप्त के शासनकाल में या समुद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में या उपगुप्त के शासनकाल में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री, कौन से यात्री थे? तो चीनी यात्री फहियान भारत आए थे। अगला सवाल यह है कि फहियान किस देश का यात्री था? तो फहियान किस देश का यात्री था दोस्तों? तभी बताएं। फहियान किस देश का था? तो चीनी देश का था। तो चीनी यात्री था फहियान। अगला सवाल है कि 3 साल तक फहियान कहाँ रहा था? 3 साल तक फहियान कहाँ रहा था? ऑप्शन है पावापुरी में रहे थे, नालंदा में रहे, पाटलिपुत्र में रहे या वैशाली में रहे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 साल तक फहियान जो थे वो वैशाली में रहे थे।
अगला सवाल है कि किस काल के महत्वपूर्ण उपलब्धि बोध गया का महाबोधि मंदिर और नालंदा महाविहार का अवशेष है? तो किस काल का है? मौर्य काल का है, या गुप्त काल का है, या पाल काल का है, या शुंग काल का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मौर्य काल का। ये सब कब का है? तो मौर्य काल का है। अगला सवाल है कि शाहाबाद क्षेत्र से प्राप्त अभिलेखों से किन शासकों की जानकारी मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, परवर्ती गुप्त का जानकारी मिलती है। अगला सवाल है कि परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? कुमार गुप्त थे, उपगुप्त थे, श्रीगुप्त थे, या कृष्णगुप्त थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, कृष्णगुप्त थे परवर्ती गुप्त के गुप्त वंश का संस्थापक। अगला सवाल है किस परवर्ती गुप्त शासक ने मखौरी वंश को पराजय किया था? तो कृष्णगुप्त ने, या कुमार गुप्त तृतीय ने, या उपगुप्त ने, या देवगुप्त ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कुमार गुप्त तृतीय ने मखौरी वंश को पराजित किए थे। और कुमार गुप्त तृतीय किस वंश के थे? तो परवर्ती गुप्त के शासक थे। अगला सवाल है कि कुमार गुप्त तृतीय का उत्तराधिकारी कौन बना? तो कुमार गुप्त तृतीय का उत्तराधिकारी दामोदर गुप्त बने थे। दामोदर गुप्त किसका उत्तराधिकारी बने थे? कुमार गुप्त तृतीय के उत्तराधिकारी बने थे। अगला सवाल है कि किस परवर्ती गुप्त शासक ने मखौरी शासकों को पराजित कर मगध तक अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दामोदर गुप्त ने मखौरी शासक को पराजित कर मगध तक अपना साम्राज्य को स्थापित कर लिया था। अगला सवाल है कि शशांक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो शशांक ने जो है वो किस क्षेत्र पर आक्रमण किया? तो मगध के क्षेत्रों पर आक्रमण किया था। अगला सवाल है कि निम्न में से किस शासक ने बौद्ध धार्मिक स्थलों को बुरी तरह नष्ट किया और बोध गया में महाबोधि मंदिर को, महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शशांक ने। शशांक जो थे बौद्ध धर्म को बुरी तरह से नष्ट किया और महाबोधि वृक्ष को भी कटवा दिया था। अगला सवाल है कि देवगुप्त ने किसके साथ समझौता कर कनौज के मखौरी शासक को पराजित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा शशांक ने। अगला सवाल है दोस्तों, देवगुप्त किस मखौरी शासक को पराजित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा देवगुप्त ने किस वंश के संस्थापक देवगुप्त ने किस मखौरी शासक को पराजित किया था दोस्तों? इसका ऑप्शन है मिहिर वर्मन को, देववर्मन को, या कुणाल वर्मन को, या गृहवर्मन को? इसका सही उत्तर हो जाएगा गृहवर्मन को, जो कौन वंश मखौरी शासक था उसे देवगुप्त ने पराजित किया था। अगला सवाल यह है निम्न में से किस शासक ने देवगुप्त को पराजित कर उसका वध कर दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजवर्धन ने देवगुप्त को पराजित कर उसे वध कर दिया था। अगला सवाल है कि परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक जो है दोस्तों कौन था? तो इसका ऑप्शन है धर्मगुप्त, देवगुप्त, उपगुप्त, या जीवित गुप्त? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवित गुप्त जो थे वो परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था। अब अगला सवाल है कि हेनसांग कब भारत आया था? तो हेनसांग जो है दोस्तों भारत कब आया था? तो इसका ऑप्शन है 635 ईस्वी पूर्व, 635 ईस्वी पूर्व, या 630 ईस्वी पूर्व, या 628 ईस्वी पूर्व, या 625 ईस्वी पूर्व? तो हेनसांग जो भारत है वो 635 ईस्वी पूर्व बोल दिए हैं, 635 ईस्वी में भारत आया था। 635 ईस्वी, 630 ईस्वी, 628 ईस्वी, 625 ईस्वी। भारत कब आए थे? तो 635 ईस्वी में हेनसांग भारत आए थे। हेनसांग कहाँ का यात्री था? तो चीन का यात्री था। अगला सवाल यह है कि हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका
ऑप्शन है शशांक के, जीवित गुप्त के, हर्षवर्धन के या चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग भारत आए थे। धन्यवाद दोस्तों। हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं दोस्तों। और जो किसी प्रकार की सुधार की जरूरत है तो ये भी लिख करके हमें बताएं दोस्तों। अगर हमारे चैनल का आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग फिर से मिलते हैं बीपीएससी बिहार स्पेशल 7000 प्लस प्रश्नों के सीरीज में मध्यकाल से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों। तो मध्यकाल से जितने भी प्रश्न बनेंगे दोस्तों तो उसे आज लेकर के आने वाले हैं दोस्तों अगले वीडियो में। फिर से हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।